नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप। शिवपुरी में एक फर्जी क्लिनिक का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। बिना अनुमति संचालित हो रहे फर्जी क्लिनिक में 117 महिलाओं की डिलीवरी कर दी गई और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं लगी। ये देखिए हमारी खबर। शिवपुरी में फर्जी क्लिनिक का खुलासा हुआ है। इस क्लिनिक में डिलीवरी और गर्भपात करवाया जाता था। प्रशासन की नाक के नीचे फर्जी क्लिनिक चल रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की मौत हुई तो क्लिनिक की जांच हुई और खुलासा हुआ कि क्लिनिक फर्जी तरीके से संचालित हो रहा था। क्लिनिक में अवैध तरीके से महिलाओं की डिलीवरी कराई जा रही थी। शिवपुरी से सामने आए एक साधारण से परामर्श क्लिनिक में डिलीवरी के साथ गर्भपात जैसी सुविधाएं दी जा रही थी और ये सब कुछ स्वास्थ्य महकमे की नाक के नीचे से चलता हुआ पकड़ा गया। मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक फर्जी तरीके से इस क्लिनिक में महिलाओं की डिलीवरी कराई गई। इस फर्जी क्लिनिक में ऑपरेशन टेबल के अलावा गर्भपात किट भी मिली है। जांच रिपोर्ट में जो सामने आया है उसमें पता लगा है कि पास ही के जिले झांसी से ये सारी मोटर्स ऑपरेंडी चलाई जाती थी। इस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन एक साधारण परामर्श क्लिनिक के नाम पर दिनारा क्षेत्र में रजिस्टर्ड था और ये मार्च 2024 से न केवल इलाके में गर्भपात गैर कानूनी तरीके से अंजाम दे रहा था बल्कि 117 बच्चों को जन्म भी इसी क्लिनिक में दिलवाया गया। इस क्लिनिक में बच्चों को जन्म दिलवाया गया तो उनके जन्म प्रमाण पत्र कैसे बने और कैसे वो रजिस्टर्ड हुए, इस पूरे मामले को लेकर अब कई अहम सवाल जिला स्वास्थ्य महकमे पर खड़े हो रहे हैं और इन जवाबों को ढूंढने के लिए स्वास्थ्य महकमे की टीम पूरे दिनारा में गांव-गांव जाकर पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस फर्जी क्लिनिक में जिन 117 बच्चों का जन्म हुआ उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे और कब बना। इस मामले में प्रशासन को झांसी के एक डॉक्टर के जुड़े होने की खबर लगी है। ऐसे में झांसी कलेक्टर से भी मामले की जानकारी साझा की गई है। क्लिनिक के अंदर पूरे एक नर्सिंग होम का कार्य कराया जा रहा था। 4 बेड मिले वहाँ पर, एक लेबर रूम था, उसी में ओटी टेबल मिली और डिलीवरी कराने व गर्भपात कराने के उपकरण मिले हैं। साथ में फीटल डॉपलर मिला है और गर्भपात की किट मिली है मेडिसिन की। और उनका जो रिकॉर्ड जब्त किया है उसमें मार्च 2024 से लेके आपके अगस्त 2024 तक का रिकॉर्ड मिला है। उसके बाद फिर जनवरी से लेके अभी तक के कुछ मरीजों के पर्चे प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर हमने उनके पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में एक एएनएम को नौकरी से हटाने का नोटिस तक जारी कर दिया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा 16 अप्रैल को डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की मौत होने के बाद हुआ। महिला की शिकायत के बाद जांच की गई तो खुलासा हुआ कि क्लिनिक फर्जी तरीके से संचालित हो रहा था। सब कुछ ठीक ठाक रहा और सामने सच्चाई आई तो न केवल उन 117 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बहुत बड़ा खुलासा करेंगे बल्कि ऐसी स्थिति में आप जब देख रहे हैं तो एक निजी और सिर्फ परामर्श क्लिनिक में ये सब चलता हुआ घालमेल स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों के ऊपर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए लगातार मेहनत की जा रही है, लेकिन हकीकत आज भी डरा देने वाली है। अकेले विदिशा जिले में 1500 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार को विदिशा में कलेक्टर की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कुपोषण को लेकर जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे। विदिशा जिले में 1500 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। आंकड़े देखकर कलेक्टर भी भड़क गए। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से जमकर सवाल जवाब हुए। आज हमारी कलेक्टर महोदय द्वारा जो बैठक ली गई वो आकांक्षी ब्लॉक की बैठक थी। साथ ही अभी हमारा जो सीएम डैशबोर्ड है जिसके आधार पर जिले की रैंकिंग की जाएगी उसके संबंध में भी कलेक्टर महोदय ने समीक्षा की। दूसरा जो विभाग को उन्होंने निर्देश दिए हैं कुपोषण दूर करने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि एक कार्य योजना बनाई जाए। हमारे जिले में 1506
सेम बच्चे हैं और 6,6600 के लगभग हमारे यहाँ मैम बच्चे हैं। तो कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को ठीक करने के लिए हम विशेष कार्य योजना बनाएं और एक अभियान चलाकर इन बच्चों को हम स्वस्थ करें। साथ ही इन बच्चों को स्वस्थ करने के लिए हम एनआरसी संचालित करते हैं। हमारे जिले में जो है एक जिला चिकित्सालय में एनआरसी है जिसमें 20 बेड है, एक ग्यारसपुर में है, एक बासोदा में है, एक पुरवाई में है और एक सिरोंज में है। विदिशा जिले में 1506 बच्चे कुपोषित हैं। जिले में कुपोषित बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या सिरोंज तहसील में है। कलेक्टर की फटकार के बाद बच्चों को ट्रेस कर एनआरसी सेंटरों में भर्ती के निर्देश दिए गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक विदिशा जिले में कुपोषित बच्चों में से करीब 41% स्टंटिंग यानी बौनापन के शिकार है। करीब 40% बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। करीब 21% बच्चे दुबलेपन के शिकार मिले। 759 बच्चे ऐसे हैं जिनमें अति कुपोषित के लक्षण थे। 2880 बच्चे ऐसे हैं जो मध्यम कुपोषित पाए गए। विदिशा जिले के आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार जब कुपोषण अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो जमीन पर इसका असर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। विदिशा से एनडीटीवी के लिए नवेद खान की रिपोर्ट। कोंडागांव के जोबा गांव में जल संकट की समस्या से लोग परेशान हैं। गांव में सिर्फ एक नल है और इसी एक नल के भरोसे 2000 से ज्यादा ग्रामीण जीने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोंडागांव का जोबा गांव, जहां हर साल गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। गर्मी के दिनों में गांव के हैंडपंप और बोरवेल सूख जाते हैं और तब शुरू होता है गांव के लोगों का असली संघर्ष। गांव की आबादी 2000 है और पानी के लिए यहां सिर्फ एक नल है, जिसमें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही पानी आता है। कई घंटे लाइन लगाने के बाद ग्रामीणों को पानी मिल पाता है। बोर एक ही यहाँ पर हैंडपंप है जिस पर पानी के लिए लोग अपने डब्बा लगा के और बर्तन लगा के रखे ताकि उनको समय पर पानी मिल सके। गांव में एक हैंडपंप भी है जिस पर आसपास के पूरे इलाके के लोग निर्भर हैं। पास के कई गांवों की महिलाएं हैंडपंप पर पानी लेने आती है। देख सकते हैं 2 लड़कियां हैं जो काफी दूर से यहाँ पर पानी के लिए आ चुके हैं। कहाँ से, कितने दूर से आ रहे हैं आप लोग? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं? हाँ। क्या पानी यहाँ पर समस्या कितना ज्यादा गाँव में? बहुत है। बहुत है जी। कितने बजे से लाइन लगाते हो? 6 बजे से। 6 बजे से। जी। उसके बाद कितना देर पानी मिलता है? आधा 1 घंटा के बाद मिलता है। 1 घंटा खड़े रहना पड़ता है मुझे। हाँ। ऐसा नहीं है कि गांव में नल जल योजना की पाइपलाइन नहीं डली है। गांव में हर घर के सामने नल जल योजना के तहत नल लगाया गया है, लेकिन नल से कभी पानी नहीं आया। कारण है सप्लाई के लिए बनाई जा रही टंकी का निर्माण अभी तक पूरा नहीं होना। ये टंकी गांव से 3 किलोमीटर दूर बनाई जा रही है और ये बनकर तैयार कब होगी इसकी खबर किसी को नहीं। नहीं, ये वो नल है और ऐसा ही नल यहाँ पर गांव के हर एक घर के सामने यहाँ पर लगा हुआ है, पर हर नल यहाँ पर प्यासा हुआ है। हम आपको दिखा दे कि ये नल है और इसका नल का यहाँ का पाइप निकला हुआ है और पाइप सीधा जाकर वहाँ पर निकला पड़ा हुआ है। ना वहाँ पर किसी तरह का वहाँ पर किसी को कनेक्शन दिया गया है और ना इस नल तक किसी भी तरीके का पानी का सोर्स का कनेक्शन यहाँ पर किया गया है। हम आपको वो पाइप भी दिखा दे। ये पाइप देखिए, ये पाइप है जो यहाँ पर पानी है, नल जो न के नल में पानी लेके जाने का काम कर रहा है, पर ये पाइप भी आज सूखा पड़ा हुआ है। इस गांव में पानी की समस्या लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। गांव में युवाओं की शादी नहीं हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि जिनकी शादी हो भी जाती है तो पानी की समस्या देखकर दुल्हन वापस मायके चली जाती है। समस्या तो बहुत हो रहा है भैया, तो उधर से दूर दूर से आते हैं इधर पानी लेने। बहुत भीड़ रहता है सुबह शाम ऐसी। अभी भी बहुत भीड़ था तो आते हैं, कोई कोई काली भी जाते हैं, पानी का जल्दी समाधान नहीं करते तो। और यहाँ पर नल जल योजना के लिए पाइप बिछा हुआ है, वहाँ नल नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचा है, अभी तो नहीं पहुँचा है, अभी नहीं पहुँचा है। तो अभी उसका समाधान अभी हल हो रहा है, लेकिन कब तक होगा तो इसका पानी मिलेगा तो। कोंडागांव के जोबा गांव के लोग पानी की भीषण किल्लत से परेशान हैं। हर साल गर्मी इन ग्रामीणों के लिए अभिशाप बनकर आती है।
नल जल योजना की पाइपलाइन डलने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आई। कोंडागांव से एनडीटीवी के लिए आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दुर्ग शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अंजोरा ढाबा भीषण जल संकट से जूझ रहा है। करीब 2500 की आबादी वाले इस गांव में फरवरी की शुरुआत से ही एक कर सभी ट्यूबवेल सूख गए। अब गांव का एकमात्र चालू ट्यूबवेल ही लोगों की प्यास बुझा रहा है, वो भी सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या आप किसी ऐसे गांव में रहना चाहेंगे जहां सुबह उठते ही आपको लाइन लगानी पड़ जाए? शायद नहीं, लेकिन अंजोरा ढाबा गांव के लोगों के लिए यही हकीकत है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें रोजाना तड़के उठना पड़ता है और अपने घरों से डब्बा बाल्टी लेकर गांव के इकलौते ट्यूबवेल के सामने लाइन में लगना पड़ता है। उनकी सुबह की प्राथमिकता अब शौच या नाश्ता नहीं, बल्कि पानी भरना बन गई है। और गांव में कोई बोर नहीं है जो चल सके? नहीं, और नहीं है, यही बस तो है एक ही जो पूरा। ये देखिए, एक बार मैं आपको विजुअल और दिखाऊं। अभी तो ये बढ़ गया, लेकिन बीच बीच में ये कम हो जाता है। तो यार, कितने साल से यही प्रॉब्लम है गांव में? ये तो करीबन 4-5 साल से ज्यादा हो गया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसी बार इतना बदहाली सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा पानी की ही समस्या है हमारे गांव में, और इतनी ही तकलीफ है कि हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं कि हर काम छोड़ करके सुबह से शाम तक के पानी भराई करते हैं हम लोग। कुछ अब जाते हैं, कोई मंत्री के पास भी कई बार गए थे, तो उन लोग तो आज तक के कुछ नहीं कर पाए। तो अब क्या करेंगे उन लोग? बस वोट बैंक है, वोट लेने के लिए आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे करके बोल देते, निकल जाते हैं। जब बनने के बाद कोई नहीं सुनाई करता। गांव की बेटियां और महिलाओं की दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। साइकिल लेकर गांव के दूसरे कोने में पानी के लिए जाना अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। हर दिन उन्हें लंबी लाइनें और धूप में घंटों इंतजार करना पड़ता है। सुबह सुबह से ही ऐसी लाइन लगाते हैं? हाँ, बहुत देर रहता है यहाँ पे। कब से हो रहा है पानी का समस्या? ये पूरा साल भर से है। ऐसी भरते हैं? हाँ, ऐसे भरते हैं। ऐसी पानी भर कर डब्बों में ले जाते हाँ, हैं? ले जाते हैं। कितना दूर ले जाते हैं? वही आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर हाँ। ले जाते हैं। तो और क्या कुछ स्थिति है कि बोर चालू है, उसमें भी एकदम बूंद बूंद के समान पानी आ रहा है? तो हाँ, तो ऐसे तो आ रहा है सर। गांव में ही है सर, कम ही आ रहा है। पानी का समस्या है यहाँ अंजोरा में। तो कितने बार लाना ले जाना पड़ती है? वही 5 बार 6 बार 10 बार भी हो जाता है। नाइट में भी भरते हैं सर, ऐसा नहीं कि सुबह ही भरते हैं, रात में भी भरते हैं हम लोग। गांव के पूर्व सरपंच का कहना है कि अंजोरा ढाबा विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसा है, इसलिए विकास योजनाओं से हमेशा वंचित रह जाता है। ये लोग हर साल इसी तरह से पानी के लिए तरसते हैं, जिम्मेदारों से शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। शासन प्रशासन कोई मदद कहीं से? मैंने शासन प्रशासन के पास बहुत ज्यादा गुहार लगाया है। मैंने कलेक्टर में जनदर्शन में आवेदन भी दिया है। मेरे गांव का समस्या ये है, जल्द शिवनाथ नदी से पाइपलाइन विस्तार किया जाए ताकि गांव के तालाब में पानी भरा जाए और बोर का रिचार्ज लेवल करने के लिए बांध में पानी भरा जाए, लेकिन मेरे ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंजोरा ढाबा एक ऐसा गाँव है जो एकदम अछूता की ओर से देखते हैं, शासन भी देखते हैं, प्रशासन भी देखते हैं, नेता लोग को भी देखते हैं, लेकिन आते हैं ध्यान नहीं देता। हाँ, ध्यान ही नहीं देता मेरे गांव में। वैसी पूरा गांव में सीसी रोड बनना है, वो पूरा गांव पूरा ऐसी तैसी है। ठीक है, सीसी रोड के बारे में बात पिछला 10 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ मेरे गांव में। गांव के एक बुजुर्ग राम कुमार देखमुख बताते हैं कि सुबह से सारे जरूरी काम छोड़कर पानी भरने आ जाते हैं। हर घर से 1 से 2 लोग केवल पानी की व्यवस्था में दिन भर लगे रहते हैं। यही अब हमारी दिनचर्या बन गई है। सवेरे सब काम छोड़ के सर यही काम पहले करते हैं। पानी का काम तो मेन है सर, पीने का पानी जरूरी है, तो ये सब काम तो छोड़ के इसी काम को पहले कर रहे हैं सर। कब से स्थिति ऐसा है? स्थिति तो सर कम से कम 8-10 साल हो गया सर, यही स्थिति है यहाँ। हर साल मतलब गर्मी के दिनों में ना सर यही समस्या आ जाता है सर, हर साल का समस्या है। सरकार की बहुप्रचारित जल जीवन मिशन के तहत 1 साल पहले गांव में नल कनेक्शन तो लगाए गए थे, लेकिन पानी न होने के कारण वो पाइपलाइन अब तक सूखी पड़ी है। योजना कागजों तक सीमित रह गई और ग्रामीणों के लिए साफ पानी दूर की कौड़ी लगती है। गांव के बगल में ही शिवनाथ नदी बहती है, जो अब दूषित हो चुकी है, जो ग्रामीणों के लिए पानी का बेहतर स्रोत हो सकती थी।
ग्राम अंजोरा ढाबा में अमृत जल मिशन के तहत घरों घर नल कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन आप सोचिए इस गांव में पानी का व्यवस्था ही नहीं है तो नल जल मिशन का क्या काम है, कब से लगे हुए हैं ये भी जानते हैं। कितना दिन हो गया लगे? 6 महीने हो गए ना सर, साल भर हो गया। साल भर हो गया है। पानी कभी आया है? कभी नहीं आया है सर, वो तो अब चालू नहीं हुआ। चालू ही नहीं हुआ है। टंकी बना है गांव में? टंकी बने हैं। तो पानी जा रहा है टंकी में? टंकी वहाँ कहाँ, अभी कनेक्शन ही नहीं हुआ वहाँ से। कनेक्शन ही नहीं हुआ। हाँ। तो ये भी देखिए कि हर गांव में नल अमृत जल मिशन के तहत पानी टंकी बनाए गए हैं, घरों घर नल कनेक्शन दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के ही उपयोग में आ रहे हैं और इसका किसी भी तरह का उपयोग नहीं हो पा रहा है। पेयजल के लिए कुछ गाँव में जल जीवन मिशन की सप्लाई प्रारंभ हो चुकी है। बहुत से गाँव में अभी उसके काम प्रगतिरत हैं। वहाँ पर पुराने हैंडपम्प्स वगैरह जो हैं उनमें कुछ हैंडपम्प्स के ख़राब होने की सूचना मिली थी, तो उनके लगातार रिपेयर करके उनको चालू स्थिति में बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से कहीं पर भी पानी की समस्या नहीं होने दी जाएगी। बहरहाल अंजोरा ढाबा के लोगों की आंखों में अब भी उम्मीद बाकी है। शायद कभी कोई अधिकारी, कोई नीति निर्माता उनकी पुकार सुन ले और गाँव को जल संकट से राहत मिल सके। दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा की रिपोर्ट। जल संकट की खबरों के बीच एक खबर नरसिंहपुर से भी है। नरसिंहपुर जिले में जल संकट गहरा गया है। नरसिंहपुर जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर शीतला पटले ने आदेश जारी किया। पेयजल के संकट को देखते हुए आदेश जारी किया गया। इसके तहत जिले में निजी नलकूप खोदने पर रोक लगा दी गई है। पीएचई विभाग ने कलेक्टर को जल स्रोतों की जानकारी दी थी। आने वाले ग्रीष्म काल में हमारे पेयजल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था, ताकि हमारी ग्रामीण पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। उसके लिए पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया गया है और इसके तहत जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार के सभी निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध रहेगा और सार्वजनिक भूमि में जो भी जल स्रोत हैं उनके पेयजल या अपने घरेलू निस्तार के अलावा अन्य प्रयोजन में भी पूरी तरह से रोक रहेगी। गरियाबंद में लाखों रुपए खर्च कर नगर निगम ने 2 वाटर एटीएम लगाए थे। लोगों को नाम मात्र के शुल्क में ठंडा पानी मिल सके, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन सालों से ये वाटर एटीएम बंद पड़े हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। गरियाबंद में लगाए गए 2 वाटर एटीएम कबाड़ हो चुके हैं। जब इनकी शुरुआत की गई थी उसके बाद कुछ दिनों तक ही इनसे लोगों को पानी नसीब हुआ। उसके बाद शायद इन वाटर एटीएम का ही गला सूख गया। लोगों ने फिर कभी इन्हें चलता हुआ नहीं देखा। रखरखाव के अभाव में धीरे धीरे ये वाटर एटीएम कबाड़ में तब्दील हो गए। गरियाबंद जिला मुख्यालय में पिछले 10 सालों पहले इस वाटर एटीएम को लगाया गया था और ये लगभग 10 लाख रुपए की कीमत से लगा था। 2015 में इस वाटर एटीएम को लगाया गया था और एक वाटर एटीएम गांधी मैदान में लगाया था, जहां 1 रुपए का सिक्का डालने पर 5 लीटर पानी मिलने की बात कही गई थी। ये जो है आप देख सकते हैं पूरा ख़राब हो चुका है ये, और ये मशीन थी ये भी पूरी ख़राब हो चुकी है और जगह जगह इश्तेहार लगे हुए हैं। और ये लगने के बाद से ही नगर जो यहाँ के लोग हैं ये बताते हैं, लगने के बाद से ये बंद पड़ा हुआ है और आज तक चालू नहीं हुआ है। फ्रीजर भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और जर्जर अवस्था में है। गरियाबंद नगर पालिका ने दोनों एटीएम को लगाने में 10-10 लाख रुपए खर्च किए थे। पहला वाटर एटीएम बस स्टैंड और दूसरा गांधी मैदान में लगाया गया था। इन 2 स्थानों का चयन ये देखकर किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाम मात्र के दाम पर ठंडा पानी मिल सके, लेकिन इनका हाल आपके सामने है। पानी कहाँ से लाती है? ये चालू है? यहाँ कुछ चालू नहीं है। बहुत दिनों 4-5 साल 10 साल हो गया है बंद पड़ा हुआ है। तो ये तो फ्रीजर भी लगा हुआ है और ये वाटर एटीएम भी है। फ्रीजर भी लगा हुआ है, वाटर एटीएम भी है और वाटर एटीएम भी है। आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी यहाँ 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। दिन भर में 4-5 बार जाते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं, बंद पड़ा हुआ है। यहाँ शिकायत की है कि इसको चालू करें? शिकायत भी नहीं की, कोई नहीं किया अभी तक। कोई ध्यान नहीं दे रहा है? हाँ, कोई ध्यान भी नहीं दे रही यहाँ तक। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं यहाँ चालू होने का कोई सुविधा दो पानी के लिए। गरियाबंद शहर में जब इस सुविधा की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने इसे एक अच्छी पहल बताया था। गर्मी के दिनों में लोगों के लिए ये वाटर एटीएम काफी मददगार साबित होते थे, लेकिन अब जब से बंद पड़े हैं तो लोगों को ठंडे पानी के लिए परेशान होना पड़ता है।
यहाँ जनता जो आते हैं, पैसेंजर जो आते हैं, वो इतना परेशान हो जाते हैं, पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। कल ही मेरे नगर पालिका सीएमओ साहब से बात हुई थी, तो वो बोले थे जितना जल्दी हो सके हम पानी का व्यवस्था करेंगे। ना यहाँ कोई व्यवस्था है ना कुछ है। डेली कम से कम 4000 यात्री गरियाबंद बस स्टैंड में आते हैं। 30 से 40 मिनी बसें हैं, 20 से 30 टैक्सियाँ हैं। उसमें हर प्रकार के पैसेंजर आते हैं, वीआईपी रहते हैं, मीडियम क्लास के रहते हैं। वीआईपी लोग तो मिनरल वाटर खरीद के पी लेते हैं, लेकिन जो आम है, गरीब है, आम जनता है, वो तो भाई प्याऊ से या वाटर एटीएम से ही पानी लेगा, तो उसका सुविधा नहीं है। ये प्रशासन की एकदम लापरवाही है। 10 साल से पूरा बंद पड़ा हुआ है। वाटर एटीएम को लेकर जब नगर पालिका अध्यक्ष रिखी यादव से बात की गई, तो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक फ्रीजर की तत्काल व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही वाटर एटीएम का मेंटेनेंस करवाने का भी आश्वासन दिया। अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं आप उसके बारे में? अभी तत्काल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, बस स्टैंड है, तो इसके लिए हम पालिका को बोल दिए हैं कि तत्काल वहाँ पे वाटर कूलर लगा करके वहाँ पे पानी व्यवस्था करेंगे। गरियाबंद शहर के बस स्टैंड से हर दिन हजारों लोग यात्रा करते हैं। गांधी मैदान में खेल आयोजन के अलावा कई तरह के आयोजन होते हैं। ऐसे में अगर इस तरह की सुविधा रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाए तो सवाल तो उठते ही हैं। गरियाबंद से एनडीटीवी के लिए हिमांशु शांगनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा छाया हुआ है। किसान उपार्जन केंद्रों पर जाकर गेहूं बेचने की बजाय सीधे व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं खरीदी चल रही है। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए पूरे प्रदेश में खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों की संख्या बेहद कम है। कटनी जिले में गेहूं का उपार्जन चालू है। इस समय हम कटनी जिले के बिलहरी उपार्जन केंद्र में आए हुए हैं, जहां पर किसान कुछ बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर 1-2 किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो अपना उपज लेकर आए हैं। कटनी जिले में गेहूं खरीदी के लिए 85 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच रहे। कारण है किसानों को खुली मंडी में गेहूं का बेहतर भाव मिल रहा है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए तय किया है। उसके ऊपर प्रदेश सरकार 175 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दे रही है। इस लिहाज से प्रदेश में 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी हो रही है, लेकिन खुली मंडी में किसानों को इतना ही और इससे ज्यादा दाम भी मिल रहा है। साथ ही एक कारण ये भी है कि खुली मंडी में किसानों को तुरंत भुगतान भी हो जाता है। मान के चलो 100 रुपए का फर्क पड़ रहा है। 24-24.5 ले रहे हैं व्यापारी लोग। अब यहाँ भी आने में मान लो पल्लेदारी, भाड़ा, किराया सब करके 1 रुपए खर्च तो हो ही जाता है, तो लगभग वही पड़ता है। इस वजह से किसान की रुचि नहीं है। और कितने दिन में पेमेंट होता है? पेमेंट का तो ठीक है, आ जाता है, कभी कभी 8 दिन में भी आ गया, 10 दिन में भी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट की। गेहूँ होगा वही 30-40 कुंटल। क्या होगा इसमें सुविधाएं? यहाँ क्या क्या सुविधाएं सरकार दी है, ठीक है, सुविधाएं बढ़िया सुविधाएं। तुरंत आपको तुल जाएगा, आज ही तुल जाएगा, ज्यादा गल्ला नहीं आ रहा है अभी। क्या रेट मिलेगा आपको? 2600 तो दी है सरकार इस साल। और मंडी में, मार्केट में क्या रेट? मंडी में अभी मेरे को जानकारी नहीं है, यही 2400 चल रहा है मंडी में अभी, 24-2500। क्या नाम है? अजय पटेल मेरा नाम है। उपार्जन केंद्र प्रभारी कल्याण पटेल ने बताया कि उनके केंद्र में करीब 900 किसानों ने पंजीयन कराया था। अब तक 30 से 35 किसान यहां अपनी उपज लेकर पहुंचे हैं। अब तक 500 क्विंटल की खरीदी की गई है। कल्याण पटेल खरीदी केंद्र बिलहरी। कितने किसानों पंजीयन कराया? पंजीयन लगभग 900 किसानों को पंजीयन है। तो अब तक कितने किसान? अब तक लगभग 30 से 35 किसान आ चुकी, और उसमें से 6 किसानों की खरीदी दर्ज हो चुकी है। लगभग 500 क्विंटल की खरीदी दर्ज हो चुकी है। कारण क्या है किसान का? मार्केट में रेट भी ठीक ठाक चल रहा है। तो अब मान लीजिए इनकी शादी ब्याह है, तो उनमें अभी उनको तुरंत में पैसे की जरूरत है, इसलिए यहाँ कम ला रही है। और यहाँ की प्रोसेस में कितना समय लग जाता है?
मान लीजिए जैसे अभी तो भीड़ भाड़ नहीं है, आज मान लाई कल तुल जाता है, दूसरे दिन तुलाई हो जाती है, दूसरे दिन खरीदी भी दर्ज हो जाती है, और भीड़ भाड़ में थोड़ी 2 दिन का टाइम लग जाता है। अभी कोई टाइम नहीं है, दूसरे दिन सब काम हो जाता है। पेमेंट कितने? पेमेंट लगभग 7 से 8 दिन में आ जाती है। चलो, कल्याण पटेल, खरीदी केंद्र बिलहरी। कि ज्यादातर किसान जो है नगद पैसा लेने के लिए वो मंडी चले जा रहे हैं, वहाँ भी 2500 रुपए के आसपास का उनका रेट मिल जाता है और नगद में मिल जाता है। यही कारण है कि खरीदी केंद्रों में किसानों की संख्या बहुत ही कम लोग आ रहे हैं। कटनी जिले के बिलहरी बड़खेरा से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ कूनो में नहीं बल्कि गांधी सागर अभयारण्य में भी चीते फराटे भरते नजर आएंगे। 2.5 साल पहले श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए चीते अब मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य जाएंगे। कूनो में रह रहे 2 नर चीते प्रभास और पावक का घर मंदसौर का गांधी सागर अभयारण्य बनेगा। 20 अप्रैल को इन दोनों चीतों को गांधी सागर में शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्टिंग से पहले दोनों चीतों का मेडिकल चेकअप भी कर लिया गया है, जिसमें दोनों एकदम स्वस्थ पाए गए हैं। प्रभास और पावक 18 फरवरी 2023 को चीतों की दूसरी खेप में साउथ अफ्रीका से कूनो लाए गए थे। हालांकि खुले जंगल में प्रभास और पावक का अग्नि और वायु नाम के चीतों के साथ वर्चस्व को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसमें 4 चीते घायल हुए थे। प्रभास और पावक के जाने के बाद कूनो में कुल 24 चीते रह जाएंगे।